हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10 का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि हम टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। बाकी और जो बचा है हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को दे रहे हैं। तो हिंदी का जो बता रहा है वीवीआई क्वेश्चन, क्लास 10 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए वीवीआई क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में जो है हमको पूर्ण विश्वास है कि जो है ना 90 से 95% चांस है कि ये जो है ना बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने पार्ट 1 में जो बताया था कि टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो मेरा 21वां क्वेश्चन होगा, 20 तक हमने कर चुका है, 4 पार्ट में हमने 20 तक कर लिया है। आज मेरा 21वां क्वेश्चन है। तो ये 21वां क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं कि नेताओं के बारे में, किसके बारे में? नेताओं के बारे में कवि प्रेमगन ने क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमगन की क्या राय है? तो क्वेश्चन क्या है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमगन की क्या राय है? I love you. कवि प्रेमगन की क्या राय है? राय मतलब ओपिनियन होता है। ओपिनियन मतलब राय देना, विचार साझा करना होता है। क्या राय है? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कवि प्रेमगन, जो कवि प्रेमगन जी थे, नेताओं के व्यंग करते हुए, नेताओं के व्यंग करते मतलब उसका दुशासन करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं की उनकी धोती नहीं संभाली जाती, उनसे देश क्या संभलेगा? देश क्या वो संभालेंगे? उनकी अपनी धोती नहीं संभाली जाती, वो क्या अपना देश संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो कवि प्रेमगन ने ऐसा विचार साझा करके बताया कि वो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। तो कवि प्रेमगन ने नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कवि प्रेमगन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से क्या बोलते हैं, जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती नहीं संभाली जाती, ढीली ढाली धोती नहीं संभाली जाती, धोती नहीं संभाली जाती, संभाली जाती, उनसे देश उनसे या फिर वे लिख देते हैं, उनसे ही रहने देते हैं। उनसे देश क्या संभलेंगे? उनसे देश क्या संभलेंगे? उनसे देश क्या संभलेंगे? देश क्या संभलेंगे? तो प्रेमगन के विचार से ये तो बात सही है कि जब उनसे उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है तो उनसे देश क्या संभलेंगे। तो और देश का प्रबंध कैसे करेंगे? वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे? और वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे?
प्रबंध कैसे करेंगे? प्रबंध कैसे करेंगे? तो इसका आंसर इतना ही होगा, जो आंसर है इतना ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? 10वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नागरी को देवनागरी लिपि, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? अब नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, ठीक है, और इस संबंध में इस संबंध में क्या बताता है, और लेखक इस संबंध में क्या बताता है, ठीक है। तो लिखते हैं, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? संबंध में क्या बताता है? क्या बताता है? इसका आंसर क्या होगा? नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार बहुत बड़ी क्या थी, कारण थी, बहुत बड़ी कारण थी। कुछ कारण ऐसी थी कि विद्वानों का मत था, कुछ मतलब कुछ कारण के अनुसार जो है ना, कुछ विद्वानों का मत के अनुसार क्या था कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? इस लिपि का सबसे प्रयोग गुजरात के नगर में ब्राह्मणों ने किया था। इस लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था? गुजरात के नगर में ब्राह्मणों ने किया था। कहाँ किया था? गुजरात के नगर में ब्राह्मणों ने किया था। इसलिए इस लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। और इस संबंध में क्या बताते हैं कि इस संबंध में क्या बताते हैं? दूसरा क्या है? अब जो पंडित जी है, पंडितों का मतलब कुछ पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है। ठीक है, कहने का मत है कि कुछ पंडितों ने कहा कि काशी जो है ना देवों की भूमि है। क्या है? काशी देवों की भूमि है। और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया है। तो हम लिखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं कि नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि कहने का या फिर कहने के पीछे यह है। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई क्या थी? कई कारण है। क्या कारण है? कि कुछ विद्वानों का मत है, कहते हैं कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? गुजरात के नगर गुजरात के नगर
नगर में ब्राह्मणों ने किया था। गुजरात के नगर में किसने किया था? ब्राह्मणों ने किया था। ब्राह्मण मतलब पंडित ही लिख देते हैं, ठीक है। ब्राह्मण क्या यार मिस्टेक हो रहा है। ब्राह्मणों ने किया था। इसलिए इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसलिए इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। अब आगे क्या है? दूसरा काशी के पंडितों का मत है। दूसरा काशी के पंडितों का मत है। काशी के पंडितों का मत है कि इस लिपि का काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है। क्या है? काशी पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है। देवों की भूमि है। काशी क्या है? देवों की भूमि है। क्या है? काशी देवों की भूमि है। और सबसे पहले इसका प्रयोग सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। सबसे पहले इसका प्रयोग काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मिस्टेक किए थे, यहाँ पे था होगा, था बोलेंगे। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इसलिए इस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि रखा गया है। इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ा है। देवनागरी लिपि पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। तो ये यही बताता था कि क्या बताता है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, और लेखक इस संबंध में क्या बताता है। तो दोनों मत के अनुसार हम बता दिए हैं कि नागरी लिपि के जो है ना, ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों अपने अनुसार बताया था कि इस लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के नगर में हुआ था। किसके अनुसार? ब्राह्मणों के अनुसार। और पंडितों ने बताया कि इस लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? काशी में। तो इसके अनुसार कहाँ हो गया? इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? काशी में हुआ था। किसके अनुसार? पंडितों के अनुसार। और पंडितों ने ये भी बताया कि काशी जो है ना, देवों की क्या है? भूमि भी है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सबको। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब नाखून बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है?
बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? I love you. तो मेरा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अनुसार 23वां क्वेश्चन हो जाएगा और ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आज के लिए। क्या होगा कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक जो होता है नेचुरल या फिर नेचर जिसे बोलते हैं, कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक हमें क्या याद दिलाती है? तो वही मेरा क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति हमें क्या याद दिलाती है। तो लिखेंगे आंसर इसका कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य के उसके पाशवी वृत्ति की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? उसके पाशवी वृत्ति की याद दिलाती है। क्योंकि आज से 150 या फिर 200 वर्ष पूर्व पहले अगर देखा जाए तो इंसान का जो प्रारूप जो होता है, दूसरा रूप होता है, वो क्या था? बंदर के रूप में था। किसके रूप में था? बंदर के रूप में था। इसको बोल सकते हैं बरमानुष के रूप में था। तो उसी के पाशविक वृत्ति की याद दिलाती है। अगर जिसके हाथों में नाखून होते हैं बड़े बड़े तो उसको क्या कहते हैं? पाशविक वृत्ति के अनुसार उसको बंदर कह सकते हैं हम। इसलिए आप लोग नाखून हाथ से काट के रखिए। नाखून जो होता है उससे गंदगी फैलती है। मान लीजिए अगर हाथ में मेरा उंगली में जो अगर नाखून रहे तो उससे क्या होता है कि अगर खाना खाते वक्त या फिर कोई और काम करते वक्त हाथ में क्या होती है? गंदगी आती है। और वही काम क्या करते हैं, अगर सही पूर्ण रूप से नहीं धोते हैं, अगर नाखून में तो अगर सही से अगर हाथ मल के भी धोएं तो हाथ में थोड़ा सा नाखून में कुछ रह ही जाता है। तो वो क्या होता है, खाना खाते वक्त क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, पिघल कर क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है। और जो कि बहुत विषाणु की तरह, मतलब क्या होता है, कीटनाशक की तरह काम करता है और शरीर से क्या कहता है, हानि पहुंचाता है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को पाशवी वृत्ति की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? पाशवी वृत्ति मतलब पुराने चिन्हों की याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पाशवी वृत्ति पाशवी वृत्ति या फिर यहाँ पे लिख देते हैं पुरानी चिन्ह, पुराने चिन्हों की याद दिलाती है। I love you. ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण तो है ही माखन चोर, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है?
क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कवि रसखान कृष्ण और राधा के प्रेम के दीवाने हो गए थे। कवि जो रसखान थे कृष्ण और राधा के प्रेम के दीवाने हो गए थे। किसके दीवाने हो गए थे? प्रेम के दीवाने हो गए थे। कवि रसखान कृष्ण और राधा के प्रेम के दीवाने हो गए। किसके हो गए थे? प्रेम के दीवाने हो गए हैं। किसके प्रेम के दीवाने हो गए थे? कृष्ण और राधा के प्रेम के, जो कि चितचोर की तरह काम करते थे। कृष्ण और राधा किसके काम करते थे? चितचोर की तरह काम करते थे। माखन चोर जिसे बोलते हैं कृष्ण को। और आगे क्या हो जाएगा? उनकी मनमोहक छवि, उनकी क्या होती है? मनमोहक छवि। कृष्ण जी देखते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनकी जो छवि है प्रारूप एक तरह की नहीं होती है। वो क्या होती है? उसकी छवि जो है बार बार चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कभी किस रूप में आ जाएंगे, कभी किस रूप में आ जाएंगे। तो उनकी छवि क्या होती है? बहुत ही मनमोहक होती है। तो उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से क्या हो जाता है? युगल में रम जाता है। उनकी मनमोहक छवि को देखकर क्या होती है? उसकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से क्या हो जाता है? मन पूरी तरह से क्या हो जाता है? युगल हो जाता है। क्या हो जाता है? युगल में रम जाता है। पूरी तरह से उस युगल में रम जाता है। रम जाता मतलब क्या होता है? होता है ना, उनकी बातों और जैसे मन लग जाता है। जिससे रम जाता है, मन लग जाता है। इसलिए कवि को लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। इसलिए कवि को लगता है कि इस देह से, देह मतलब शरीर होता है, शरीर से मन रूपी मणि को चुरा लिया है। चुरा लिया है। तो इसका आंसर यहीं तक होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, उसको हम PDF दे देंगे। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या होगा? मदन जो कि गिरधर लाल का बेटा था, जिसके दांत क्या थे? मूल नायक कौन थे? मदन जी थे, जो कि कासू यानी कि खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे नट्टू के खेल के जिद में। तो अगला क्वेश्चन क्या? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है। विवाद के द्वारा
विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को लेकर कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? जो सेन साहब थे ना, खोखा के पिताजी, उनके पास एक ब्लैक कार थी। क्या थी? ब्लैक कार थी, जो कि उस जमाने में 7,500 में उसने खरीदी थी। क्या किए थे? खरीदे थे। तो उन पर खरोच ना आया, स्क्रैच ना आए, तो उसके लिए क्या करते थे? उस कार से सभी को क्या करते थे? दूर रखते थे। उसमें किसी को सटने के लिए भी नहीं देते थे। वो अपने पुत्रियों को भी सटने के लिए नहीं देते थे। वो अपने पुत्रियों को भी सटने के लिए नहीं देते थे। बस एक ही इजाजत था उनका, पुत्र क्या था? खोखा। वो सटते रहता था, इधर से उधर करते रहता था। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं लेखक यह बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं कि महल वालों कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास क्या रहे? पास भटके या फिर मंडराते रहे, या फिर इधर उधर घूमते भी ना रहे। महल वाले ये भी नहीं चाहते थे। महल वाले कौन थे? सेन साहब। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। और एक लास्ट जो सबसे अंतिम का बेटा था, वो क्या था? खोखा था। तो क्या बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी भी महल वाले कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे क्या करे? झोपड़ी वाले I बच्चे love उनके you. कीमती सामान के पास कीमती सामानों के आसपास क्या करे? भटके। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि हमने इस वीडियो में जो कि है पार्ट 3 का, क्या है? पार्ट 3 का जो बता रहे हैं, पार्ट 3 का क्या है? रोमन 1 है। क्या है? पार्ट 3 का रोमन 1 है। इस वीडियो में हमने पूरा कर दिया है। और 2 में लेकर आएंगे और 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन है BBI क्वेश्चन, जो कि है हिंदी का क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करते रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।